सॉलिड स्टेट प्लस टू क्लास के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिक की। भाई क्रिस्टल लैटिक या फिर इसको हम स्पेस लैटिक भी बोल सकते हैं। स्पेस लैटिक क्या कहता है, किसी भी क्रिस्टल का जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है 3D के अंदर, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए सिस्टम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर किसी सिस्टम का रेगुलर अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक या स्पेस लैटिक्स। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें यूनिट सेल के बारे में समझना होगा भाई। ठीक है, क्या कहता है यूनिट सेल्स? यूनिट सेल एक क्रिस्टल लैटिक का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ crystal lattice which when repeated over again and again in different direction to form a complete space lattice। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि हम अगर 3D की बात करते हैं भाई, मान लीजिए हमने 3D की बात करी, 3 डायमेंशन की बात कर ली हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्या कहता है कि ये वो छोटा पार्ट है जो हर डायरेक्शन के अंदर क्या होगा भाई, रिपीट होगा, और उसको आप बार बार रिपीट करते चले जाओगे और उससे क्या बन जाएगा आपका एक कंप्लीट स्पेस लैटिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रूम की, भाई हमने हमारे घर के अंदर या क्लास के अंदर क्लासरूम की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो रूम है हमारा वो एक क्रिस्टल लैटिक है, लेकिन इसके अंदर जो ब्रिक्स हैं, जो ईंट लगाई हमने, ठीक है, हमने अलग अलग डायरेक्शन में बना रखी हैं, जो उस डायरेक्शन के बेस के ऊपर अगर हम ये बात बोले कि ब्रिक्स से मिलके हमने अलग अलग डायरेक्शन में बनाया है और उससे हमारे पास क्या बन गया भाई, एक स्पेस लैटिक बन गया। ठीक है, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है भाई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टल लैटिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल लैटिक अगर हम मान लीजिए यूनिट सेल को बना भी रहे हैं तो भाई ये हमारी क्या हो जाएगी कि यूनिट सेल हो जाएगी। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे फिर दोबारा फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिक की। भाई क्या कहता है, मान लीजिए हमने पॉइंट मान लिए भाई, ये हमारे क्या है, पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है। ठीक है, तो जो क्रिस्टल लैटिक के अंदर जो प्रत्येक पॉइंट होगा उसको आप उसकी लैटिक साइट बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे उसके, आप उसकी लैटिक साइट। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, उसकी लैटिक साइट बोलोगे। ठीक है, और जो ये आपका पॉइंट होगा ये उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा भाई। क्या होगा, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, जो एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया भाई NaCl का। ठीक है, हमें पता है कि NaCl FCC अरेंजमेंट शो करता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। FCC अरेंजमेंट शो करता है, तो मैंने क्या बताया कि जो प्रत्येक पॉइंट है उस पर उसके कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है भाई, ये आपके पास Na है, ये आपके पास Cl है, ये आपके पास Na है, ये आपके पास Cl है, ये आपके पास Na पॉजिटिव है, ये आपके पास Cl नेगेटिव है, ये आपके पास Cl नेगेटिव और ये आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव। तो आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो तो जो ये पॉइंट्स थे आपके, जिसको आप लैटिक साइट बोल रहे थे, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है भाई, अब क्या कहता है थर्ड, अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट क्या बोला कि भाई ईच पॉइंट
इज नोन एज लैटिक साइड, नोन एज लैटिक साइड। ठीक है भाई। और लैटिक जो पॉइंट होंगे, लैटिक पॉइंट्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं भाई। ठीक है, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम द लाइन ड्रॉन टू ईच पॉइंट, अगर आप प्रत्येक पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी ज्योमेट्री बन जाएगी भाई। मतलब उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, शेप आ जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके पास कि हमारे 7 प्रकार की शेप होती हैं, 7 जो हमारे बेसिक क्रिस्टलैटिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रिस्टलैटिक के अंदर जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम यूनिट सेल की बात करते हैं भाई, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी यूनिट सेल है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट सेल है, तो एक जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, या आप ये भी लिख सकते हो इसको पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। आप ऐसा भी लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो इसके 2 पैरामीटर होते हैं एक यूनिट सेल के। फर्स्ट एक्सियल एंगल या लेंथ बोल देते हैं हम, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। ठीक है भाई। मान लीजिए हमने ये डिस्कस कर लिया भाई, जैसे मान लीजिए ये आपके पास, इसको हम यहाँ से उठा के लेके आए हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए आपकी ये एक्सिस हो जाएगी आपकी, मान लीजिए आपकी ए एक्सिस है, ये आपकी बी एक्सिस है, ये आपकी सी एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सियल लेंथ कितनी होगी भाई, 3, ए बी और सी। मान लीजिए आपका एंगल है, ये अल्फा एंगल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका बीटा एंगल और ये आपका क्या हो जाएगा, गामा एंगल। तो मतलब एंगल बन जाएगा भाई अल्फा बीटा गामा, और ये एंगल बनेगा किसके बीच में, किसी भी 2 एक्सिस के बीच। जैसे मान लीजिए अल्फा है, ए और बी के बीच में है, बीटा है, बी और सी के बीच में है, गामा है, ए और सी के बीच में है। ठीक है भाई। तो इसके बेस के ऊपर हम 7 क्रिस्टलैटिक्स बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं, तो यूनिट सेल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई। ठीक है, यूनिट सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है भाई आपकी प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, एक क्या होता है भाई, प्रीमिटिव यूनिट सेल, और एक आपका होता है नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसको आप सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल देते हो, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब होता क्या है इन दोनों के बारे में, सिंपल सी बात है भाई, कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर हो, ओनली एट द कॉर्नर। जैसे हमारा रूम है, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे है, इसका मतलब ये आपकी सिंपल यूनिट सेल है। और इसके अंदर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कॉर्नर है, तो भाई 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ क्रिस्टल पॉइंट, या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके अंदर है ना 8 एटम हो जाएंगे कॉर्नर के ऊपर। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या कहता है, कॉर्नर पे तो हो, लेकिन उसके साथ साथ एज वेल एज अदर पोजीशन। ठीक है भाई, देखो सिंपल में तो हमने क्या बताया कि वही कॉर्नर के ऊपर है। ठीक है, 8 बन गए आपके कॉर्नर के ऊपर। नॉन प्रिमिटिव में क्या है भाई, कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशन के ऊपर भी है। ठीक है, तो वहां पर
उस बेस में भी हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई। अभी आप देखेंगे फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। ठीक है भाई, क्या है? फेस सेंटर्ड क्या कहता है? कॉर्नर एज वेल एज ईच फेस। ठीक है भाई, मतलब कॉर्नर के ऊपर भी है और उसके साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी है। तो अब आपके पास, आपको पता है कि इसके आपके पास 6 फेस बनेंगे भाई। एक क्यूब है ये, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं तो क्या यहाँ पर देखिए 8 तो कॉर्नर के ऊपर है ही, ये नहीं कि वो नहीं होंगे, क्योंकि अगर कॉर्नर नहीं बनेगा तो आपका फेस भी नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो 8 तो आपके ये हो गए। अब फेस, एक फेस आपका ये हो गया भाई, एक फेस आपका ये हो जाएगा, एक ये है, एक ये है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर पार्टिकल आपके? इसको अगर आप लिख सकते हो लैटिक पॉइंट लिख लीजिए, इसको आप लैटिक पॉइंट। ठीक है, कितने हो गए भाई? 14। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ये आपका एक लैटिक पॉइंट है। ठीक है, सिंपल में 8, फेस सेंटर्ड में 14। ठीक है भाई, अब एंड सेंटर्ड कहता है कॉर्नर एज वेल एज अपोजिट ऑफ एनी फेस। ठीक है भाई, मान लीजिए हमने इस फेस की बात कर ली भाई, तो इसके अपोजिट इसका फेस ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते इसका अपोजिट फेस ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो क्या था, प्रत्येक फेस के सेंटर के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई आपका प्रत्येक अपोजिट फेस नहीं है। अगर आप एक फेस की बात कर रहे हो, कोई भी एक अगर आप फेस की बात कर रहे हो, मान लीजिए हमने इस फेस की बात की, तो इसका अपोजिट फेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 8 आपके ये हो गए और 2 आपके ये हो गए। इसका मतलब 8 + 2 कितने हो गए? 10। ठीक है, ये भी आपके लैटिक पॉइंट है। अब कहता है बॉडी सेंटर, तो क्या कहता है भाई? कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी। अब भाई बॉडी का सेंटर तो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी मान लीजिए यूनिट सेल है, ये आपके कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और बॉडी का सेंटर आपका ये है भाई। इसका मतलब 8 + 1 9। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इसको पढ़ाया हुआ है हाउ मैनी फेस प्रेजेंट इन ए क्यूब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके कितने लैटिक पॉइंट्स है। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे आगे, अभी न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है भाई? कॉर्नर पे है, सभी पार्टिकल कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर, लैटिक पॉइंट 8 हो गया आपका। नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर और किसी भी दूसरी पोजीशन में फेस, कॉर्नर है और प्रत्येक फेस के सेंटर के ऊपर, तो भाई 6 फेस बन गए आपके। तो कितने हो गए? 14। एंड में अगर आप एक फेस की बात करते हो तो उसके अपोजिट फेस के ऊपर, तो आप कितने हो गए आपके? 10 और बॉडी के सेंटर में 9। ठीक है भाई, तो ये आपका किसके बारे में था? यूनिट सेल के बारे में था। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या बनाते हैं भाई? 7 क्रिस्टल लैटिक बनाते हैं। कई बार हम उसको 7 बेस यूनिट सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इस टेबल के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, इन टेट्रागोनल, ट्राइगोनल। ठीक है भाई, आपको एक्सेल एंगल या एक्सेल लेंथ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 7 बेस यूनिट सेल पढ़ते हैं या 7 क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर। इसको आप ऐसे कर सकते हो, C-H-M-T। ठीक है भाई, ये क्रिस्टल लैटिक आपका, C का मतलब है क्यूबिक। ठीक है भाई, ये सिर्फ आपका याद करने का तरीका है। आपको सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा? इन क्यूबिक, इन ए क्यूबिक, या आपको दे देगा एक्सियल लेंथ या एक्सियल एंगल, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा भाई कि ये क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, जो भी है। ठीक है भाई, टी से आपके पास क्या बनेगा? टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल। ओ से बनेगा बेटा आपके पास ऑर्थोरोम्बिक, या इसको आप रोम्बिक भी बोल सकते हो। ठीक है। आर से बनेगा आपका रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। एच से बनेगा बेटा आपका हेक्सागोनल। एम से बनेगा आपका मोनोक्लिनिक, और टी से आपका क्या बनेगा भाई, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, क्या क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। ठीक है, जनरली ऑर्थोरोम्बिक आता है। रोम्बोहेड्रल को आप ट्राइगोनल भी बोल सकते हो, कई बार इस नाम से भी आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ट्राइगोनल। ठीक है भाई, ये आपके क्या है। ठीक है, तो ये आपके 7 जो हैं वो बेस यूनिट है। क्यूबिक अरेंजमेंट होगा, टेट्रागोनल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, हेक्सागोनल होगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बेटा एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल भाई। ठीक है, क्या करते हैं हमें, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। ठीक है, तो इसको भी याद करने का तरीका क्या है, देखो बेटा पहले क्या होगा कि आपकी एक्सियल लेंथ भी इक्वल होगी और आपके एक्सियल एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सेकंड में आपको क्या करना है, ए और बी इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है, लेकिन बेटा आपके जो एंगल है वो तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या है, आपका ए इक्वल नहीं है, बी इक्वल नहीं है और सी इक्वल नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी तीनों जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, लेकिन आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे क्या करना है, दोबारा इसी को रिपीट करना है। रोम्बोहेड्रल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है भाई, तो क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सियल लेंथ एंगल पे चेंज करना है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा पर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री का है लेकिन आपका गामा 90 डिग्री का नहीं है। फिर हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। अब वही ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है भाई, अब क्या है, आपको पता है कि हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल 120 डिग्री का होता है। हमने लिख दिया भाई कि अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का है लेकिन आपका गामा जो है वो 120 डिग्री का है। ठीक है भाई, अब बेटा हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। तो क्या कहता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब आपको ये लेके उठा के लेके आने सेम एज इट इज। पहले हमने इसमें चेंज किया था, ये सेम एज इट इज थे। अब हम ये सेम एज इट इज करना, अब यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है भाई कि अल्फा और गामा तो 90 डिग्री का है लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में क्या है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी ए बी सी इक्वल नहीं है और बेटा यहाँ पर कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इन 7 यूनिट सेल्स में से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्यूबिक है। क्यों, वहां पर आपके एंगल भी इक्वल है और आपकी लेंथ भी इक्वल है। और सबसे अनसिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो किसका बेटा, ट्राइक्लिनिक का है। यहाँ पर आपके क्या है, ना तो एक्सियल लेंथ इक्वल है और ना यहाँ पे क्या है, एक्सियल एंगल इक्वल है। ठीक है भाई, अभी हमने यूनिट सेल्स को बनाया था तो उसके बेस पे क्या है कि बेटा जो क्यूबिक होता है वो 3 के 3 स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सॉरी टेट्रागोनल है वो बेटा आपके 2 बनाता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल आपका 1 बनाता है। ठीक है, सॉरी बेटा रोम्बोहेड्रल आपके चारों के चारों बनाता है। ठीक है, 4 अभी हमने बताए थे, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है भाई, ये आपका 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये 1 बनाएगा। ठीक है, अगर अब आप इनको जोड़कर देखते हो तो ये आपके 14 हो जाएंगे भाई। ठीक है, और इन 14 यूनिट सेल्स को हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिक। ब्रेविस ने इन यूनिट सेल्स को जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इन 7 यूनिट सेल्स को इसके बारे में डिस्कस करके बताया कि भाई ये इस प्रकार से मान लीजिए क्यूबिक है, 3 बताया मैंने, सिंपल, फेस और बॉडी सेंटर्ड। ठीक है भाई,
और टेट्रागोनल है 2 में, सिंपल में और बॉडी सेंटर्ड के अंदर, ऑर्थोरोमिक चारों के अंदर। ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपके पास रोम्बोहेड्रल आ जाता है, तो रोम्बोहेड्रल सिंपल, ठीक है, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। अब बचा कौन भाई? मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक क्या होता है? सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो मतलब ये 4 पार्ट इस तरह हमने इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। ठीक है बेटा। तो आज आपने एक यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा और 7 उसकी यूनिट सेल्स के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे।